नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। वो परीक्षा चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हम लोग आज पढ़ेंगे ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक है? ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक है? तो आप लोग चाहो तो हमारे साथ-साथ इसके नोट्स बनाते जाइए और मैं इसमें एक-एक टॉपिक कवर करूँगा। क्वेश्चन कैसा भी आए, कहीं से भी आए, ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? तो ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल, दरअसल बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पहले बंगाल के गवर्नर थे, फिर वही आगे गवर्नर जनरल बन जाएँगे, फिर वही आगे भारत के गवर्नर जनरल बन जाएँगे और वही आगे बढ़ते-बढ़ते यानी जैसे-जैसे समय बीतेगा, वही वायसराय ऑफ इंडिया कहलाएँगे, ठीक है? तो पद में जो क्रमिक परिवर्तन आ रहा है, उसमें हम लोग सबसे जो पहला टॉपिक है, वो पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर। ठीक है? इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। जहाँ-जहाँ याद करना सुलभ है, आसान है, वहाँ-वहाँ वैसे-वैसे हम लोग इनको याद करने का प्रयास करेंगे। तो बंगाल के गवर्नर कौन-कौन रहे, इनके समय में क्या-क्या कार्य हुए, ये हमारी परीक्षाओं में आम सवाल हैं जो पूछ लिए जाते हैं। तो बंगाल के गवर्नर कौन-कौन से थे? तो ज़रा इनको समझिए आप। सबसे पहले आया था क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव बना बंगाल का गवर्नर। और ये 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक रहा। इसके बाद ये वापस चला जाता है अपने देश और फिर ये वापस भेजा जाता है 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर रहता है, ठीक है? इसके बाद एक बंदा था जो इसके स्थान पर कुछ समय तक रहा था, जिसका नाम है हॉलवेल। ये इसके स्थान पर कुछ समय तक रहा, 1760 में। इसके बाद एक गवर्नर और आया बंगाल का, अपॉइंट किया गया जिसका नाम था वेनसिटार्ड। वेंसी टार्ट, ठीक है? इसके बाद एक गवर्नर और आया जिसका नाम था वेरेलस्ट, ये गवर्नर बना। वेरेलस्ट के बाद कार्टियर गवर्नर बना और कार्टियर के बाद एक गवर्नर बना जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग और यही वारेन हेस्टिंग आगे चल के बंगाल का गवर्नर ना रह के बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। तो वेंसीटार्ट कब से कब तक रहा था? 1760 से लेकर 1765 तक। ठीक है? वेरेलस्ट कब से कब तक रहा था? 1767 से 1769 2 साल और कार्टियर रहा था 1769 से 1772 तक। फिर वारेन हेस्टिंग आएगा 1772 से लेकर 1774 तक। तो ये हमारे देश के बंगाल के गवर्नर रहे हैं। इनके संबंध में क्या-क्या घटनाएँ हुई हैं, आइए उनको विस्तार से उनके बारे में चर्चा करते हैं। ओके? तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। सबसे पहला रॉबर्ट क्लाइव, ठीक? इसके बारे में क्या-क्या जानकारियाँ हैं, क्या-क्या आपसे पूछे जा सकते हैं फैक्ट्स, वो सारे के सारे फैक्ट्स हम यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे। ये अगर आप भारत का मैप बनाओगे, तो ये जो क्षेत्र है, बांग्लादेश, असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये पूरा का पूरा जो इतना बड़ा क्षेत्र था, इसे उस समय बंगाल कहा जाता था और यही बंगाल आगे 1905 में विभाजित भी होगा, ठीक है? इस बंगाल का गवर्नर बनाया गया था सबसे पहला जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। दरअसल 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई थी, तो 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर नियुक्त हुआ था। गवर्नर नियुक्त किया गया, ठीक है? किसे नियुक्त किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को। आइए आगे देखते हैं। इसके समय में क्या-क्या घटनाएँ हुई, उन घटनाओं की चर्चा करते हैं। इसके समय में प्लासी का षड्यंत्र हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ, जिसे अंग्रेज़ों ने जीत लिया था और प्लासी का षड्यंत्र 1757 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद और क्या हुआ? इलाहाबाद की इलाहाबाद की संधि हुई थी। बात समझते जाना और हमारे साथ-साथ आप लोग नोट्स बनाते जाना। 1700 लगभग 65 में ये इलाहाबाद की संधि हुई थी, याद रखिएगा। 1765 में, ठीक है? इलाहाबाद की संधि हुई और किसके-किसके मध्य संधि हुई थी? ये जो सम्राट था, हम कहें मुगल सम्राट, उस समय मुगल सम्राट था जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, ठीक है? शाह आलम द्वितीय ये मुगल सम्राट था और इसी संधि में ये जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसी संधि में क्या मिला था अंग्रेजों को? इसी संधि के द्वारा या इसी संधि में
बंगाल, बिहार और ओडिशा। बंगाल, बिहार और ओडिशा की अंग्रेजों ने दीवानी प्राप्त कर ली थी। ठीक है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। आप सोच के देखो, ये जो पूरा बंगाल है, आज का पश्चिम बंगाल, प्लस आज का बांग्लादेश, प्लस आज का असम, बिहार, उड़ीसा, ये जो बहुत बड़ा एक क्षेत्र था, इसकी दीवानी प्राप्त कर ली थी। इसका आशय है, दीवानी से सीधा-सा आशय है कि दीवानी मतलब क्या है? दीवानी, दीवानी से मेरा आशय है माल-गुजारी। माल-गुजारी जो भी टैक्स होता था, रेवेन्यू होता था, माल-गुजारी वसूलने का अधिकार, ठीक है? माल-गुजारी वसूलने का अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिया था। अब ऐसी स्थिति में जिनके पास पैसा आ जाएगा, उनके पास शक्ति आज नहीं तो कल आ ही जाएगी, चूँकि जब पैसा जाएगा उनके पास, तो फिर वो हथियार खरीदेंगे और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल भारतीय राजाओं को दमन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? तो इनको दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। और क्या हुआ इस रॉबर्ट क्लाइव के समय में? इसके समय में श्वेत विद्रोह हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि श्वेत विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा, बंगाल के श्वेत विद्रोह था क्या? दरअसल इसमें जो बंगाल के सैनिकों को बंगाल के सैनिकों को मिलने वाला मिलने वाला दोहरा भत्ता बंद कर दिया गया था। दोहरा भत्ता इसने बंद कर दिया। ठीक है? अब जब बंगाल के सैनिकों को दोहरा भत्ता मिल रहा था, वो बंद कर दिया। तो इसी दरमियान मुंगेर क्षेत्र था, मुंगेर और इलाहाबाद। मुंगेर और इलाहाबाद के जो श्वेत अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, इन्होंने विद्रोह कर दिया। श्वेत अधिकारियों ने क्या कर दिया? विद्रोह। और इसी विद्रोह को कहा जाता है, हाँ, श्वेत विद्रोह। ठीक है? तो याद रखिएगा, ये रहा बंगाल। ठीक। और इसी बंगाल में एक क्षेत्र था उस समय, आज बिहार में है, लेकिन उस समय मुंगेर का जो पूरा का पूरा क्षेत्र बंगाल के अधीन आता था। इलाहाबाद का में जो अंग्रेज अपॉइंट थे, अंग्रेज श्वेत पदाधिकारी थे, उन्होंने इस क्लाइव के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, क्योंकि इसने एक ऐसा कदम उठाया था जो सैनिकों के दोहरे भत्ते को सीधे-सीधे रोक रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो अंग्रेज अधिकारियों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया था, तो उसे ही कहा जाता है श्वेत विद्रोह। ठीक है? इसके बाद इसने और क्या-क्या किया? इसने द्वैध शासन लगाया। मैं अभी क्लाइव की ही बात कर रहा हूँ। इसने द्वैध शासन लागू किया। ठीक है? दरअसल 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया। ठीक है? द्वैध शासन क्या किया? लागू किया। क्लियर है? और ये जो द्वैध शासन है वो 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक रहेगा। द्वैध शासन। और इसके बाद 1772 में एक नया गवर्नर बन के आएगा जिसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। और ये वॉरेन हेस्टिंग द्वैध शासन को समाप्त कर देगा। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वैध शासन किसके समय में शुरू हुआ? तो यही क्लाइव शुरू करेगा। और किसके समय में समाप्त होता है? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में समाप्त होता है। क्लियर है बात? द्वैध शासन, लियोनस कार्टियस को इसका फादर कहा जाता है। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं लॉर्ड क्लाइव के बारे में। इससे पहले हम लोग ये जो नया शब्द है द्वैध शासन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है? द्वैध शासन क्या है? दरअसल द्वैध शासन से सीधा सा अर्थ है कि दोहरा शासन। दोहरा शासन से अर्थ है कि जो माल गुजारी है, माल गुजारी, माल गुजारी वसूलना, ये कोई और कार्य कर रहा था। और प्रशासन करना, ये किसी और का काम था। ठीक है? माल गुजारी वसूलने के लिए बंगाल और बिहार, अंग्रेजों ने बंगाल से माल गुजारी वसूलने के लिए एक शख्स की नियुक्ति की थी जिसका नाम था मोहम्मद रजा खान। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। और बिहार से मालगुजारी वसूलने के लिए अंग्रेजों ने एक शख्स की नियुक्ति की थी, एक व्यक्ति की नियुक्ति की थी, जिसका नाम है राजा शिताब राय। ठीक है? इन दोनों की नियुक्ति की थी और ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो द्वैध शासन क्या है? कि ऐसा शासन जिसमें 2 अलग-अलग प्रशासनिक पदाधिकारी हों या 2 अलग-अलग रूप से संस्थाएँ काम कर रही हों। जैसे अंग्रेज मालगुजारी वसूलते थे और जो भारतीय राजा थे, उन्हें प्रशासन का काम दे दिया गया था। अच्छा, जब ये रॉबर्ट क्लाइव अ, वापस जाता है, तो इसको काफ़ी सम्मान दिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है
कि बड़ी-बड़ी, बड़ी-बड़ी नींव रखने वाला अधिकारी किसे कहा जाता है? नींव रखने वाला, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है क्लाइव को, ठीक है? और किसने कहा? तो याद रखिएगा ये कहा था बर्क महोदय ने, ठीक है? किस अंग्रेज पदाधिकारी को भविष्य का अग्रदूत कहा जाता है? ये भी पूछा जाता है आपसे। ये भी कहा जाता है क्लाइव को। और किसने कहा था? ये कहा था पर्सिवल पर्सिवल स्पीयर, याद रखिएगा ये नाम। हाँ, किसने रॉबर्ट क्लाइव को बड़ी-बड़ी नींव रखने वाला कहा? आंसर होगा बर्क। और किसने भविष्य का अग्रदूत कहा था रॉबर्ट क्लाइव को? पर्सिवल स्पीयर ने, ठीक है? तो ये सारी बातें आप याद रखो। तो ये बातें हैं रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित। मेरे बाद अब ज़रा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल को। हॉलवेल से आपके एग्ज़ाम में केवल एक ही प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। हॉलवेल, ठीक है? हॉलवेल ये 1800 माफ़ कीजिएगा 1800 मैंने लिख दिया, दरअसल 1700 है। हुँ, ये हॉलवेल 1760 में स्थानापन्न गवर्नर के रूप में गद्दी पर बैठता है। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर बैठता है। तो आंसर अगर आपसे पूछा जाए कि क्लाइव के बाद क्लाइव के बाद बंगाल का गवर्नर ये कौन बनता है? बंगाल का गवर्नर बनता है हॉलवेल, ठीक है? और इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्लैक होल की घटना का वर्णन करने वाला वर्णन करने वाला अधिकारी, ठीक है? अधिकारी कौन था? यही था हॉलवेल। हाँ, तो शासन में तो इसके नहीं घटी थी, लेकिन याद रखिएगा कि ब्लैक होल घटना के बारे में किसने वर्णन दिया था? तो आंसर होगा ब्लैक होल ने। और इसने वर्णन दिया था, ये घटना दरअसल हुई थी 1756 में। और 1756 के बाद 1757 की क्रांति हो गई थी। प्लासी का वार हो गया था, है ना? तो 1756 में ये जो घटना घटी थी और इसी घटना को बहाना बना के फिर जो बंगाल के नवाब हैं, उनके खिलाफ अंग्रेजी कार्रवाई होती है। तो ब्लैक होल की घटना का वर्णन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? ये था हॉलवेल, ठीक है? याद रखिएगा, ये गद्दी पर 1760 में बैठा है। और ये एक तरह से कार्यवाहक था। इसके बाद एक और नया गवर्नर आता है बंगाल का, जिसका नाम था वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट वेंसीटार्ट लगभग 1760 में गद्दी पर बैठता है और 1765 में ये गद्दी पर रहता है, ठीक है? 1760 से 1765 के मध्य एक ईयर है 1764। क्या आप इस वर्ष को देख पा रहे हो? ये वो वर्ष है जब युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर बंगाल के गवर्नर के शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था? और पूछा ही नहीं, ये कई बार पूछा भी गया है, आपके एसएससी वगैरह की परीक्षाओं के लिए। याद रखिएगा, इससे केवल एक ही प्रश्न आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। आपसे पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध किसके किसके शासनकाल में हुआ था? तो वेंसीटार्ट, उस समय बंगाल का गवर्नर था। इसके बाद एक गवर्नर और बनता है जिसका नाम है वेरेलस्ट, ठीक है? 1767 में ये गद्दी पर बैठता है और 1769 में ये गद्दी से हटता है। इससे पहले 1765 से 67 मैंने नहीं लिखा है, तो ये 2 साल कहाँ हैं? आप वापस आओ क्लाइव के पास। क्लाइव फिर से आता है 1765 से लेकर 1767, यानी कि 2 साल के लिए, है ना? 2 साल के लिए क्लाइव फिर से गद्दी पर बैठता है। तो वेरेलस्ट के बारे में आप याद रखो, ये मात्र 2 साल गद्दी पर बैठा है, 67 से 69। क्या घटना घटी? दरअसल ये जो क्लाइव था, इसने शुरू किया था बंगाल में, ठीक? इसने द्वैध शासन शुरू किया बंगाल में। तो द्वैध शासन जब इसने शुरू किया था, तो द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर देखो शुरू किया किसने किया? तो क्लाइव होगा आंसर। लेकिन द्वैध शासन के समय गवर्नर कौन था बंगाल का? तो वेरेलस्ट था, ठीक है? याद रहेगा आपको? तो याद इसमें एक बात लिख लीजिए, क्या? कि द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर यही था, ठीक है? हाँ, अच्छा नेक्स्ट देखो, इसके बाद इसके बाद एक गवर्नर और आया जिसका नाम था कार्टियर, ठीक है? कार्टियर कार्टियर ये 1769 तक रहा था और कार्टियर बना 1769 से लेकर 1772 तक। और इस समय भी वॉरेन हेस्टिंग तो आया नहीं था, तो बंगाल में द्वैध शासन तो चल ही रहा था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह भी द्वैध शासन के समय एक गवर्नर था बंगाल का।
चूँकि द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया और वॉरेन हेस्टिंग हटाएगा, तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर वॉरेन हेस्टिंग तक ये लगातार द्वैध शासन लगातार चलता रहा। लेकिन कार्टियर के समय एक बड़ी घटना ये घटी थी कि बंगाल में, ये जो बंगाल है, बंगाल में 1760 में 1769 है, तो 1770 होगा, ठीक है? बंगाल में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था। हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का पहला अकाल पहला अकाल पड़ा। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। किसके समय में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा था 1770 में? तो आंसर होगा कार्टियर, ठीक है? नेक्स्ट देखो, इसके बाद एक गवर्नर आता है जिसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, ये गवर्नर बन के आता है। वॉरेन हेस्टिंग 1772 में आया और 1774 तक अपनी गद्दी पर रहता है। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है 1773 में, तो यही वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल का गवर्नर है, इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा, ठीक है? तो याद रखिएगा। अच्छा, बंगाल का गवर्नर अभी है और यही बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था, ठीक है? बंगाल का अंतिम गवर्नर था और इसने किया क्या? इसने द्वैध शासन को, जो क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। ठीक है? ये दोनों बातें आप याद रखो। इसके बाद फिर परिवर्तन होगा, वॉरेन हेस्टिंग कई सारे काम करवाएगा जब इसको एक नई पदवी दे दी जाएगी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब यहाँ से एक नया आपका टॉपिक शुरू होता है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ और वो टॉपिक है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है? तो आइए देखते हैं इसको। नई हेडिंग डालो, बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है? हाँ, ये हमारे साथ-साथ आप चाहो तो नोट्स बनाते जाइए। बंगाल के गवर्नर जनरल। इसमें एक आप ट्रिक याद रखो, ट्रिक है, यदि वार को, वार मतलब युद्ध को, जोश ले जियो तो हैसती हैं खंबे, ठीक है? हाँ, अब देखो, वार मतलब वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग को मतलब कॉर्नवालिस, ठीक है? कॉर्नवालिस, जोश मतलब जॉन शोर, जॉन शोर, याद रखिएगा। ले मतलब ले को पीछे से उठा लिया, वेलेज़ली, वेलेज़ली, ठीक? जियो, जॉर्ज, जियो मतलब जॉर्ज बार्लो, जॉर्ज बार्लो। तो मिंटो को पीछे से उठा लिया, मिंटो है ना, मिंटो को पीछे से उठा लिया, मिंटो। तो हेस्टी मतलब हेस्टिंग, हेस्टिंग और एम हर्ट, ये एम से है, एम हर्ट, एम हर्ट, ठीक है? और बी से हो गया बेंटिक, ये सबको पता होगा, हालांकि बेंटिक को मैं आगे बहुत डिटेल में पढ़ूंगा, बेंटिक। अच्छा, ये जो वारेन हेस्टिंग था, इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक फिर से ये वारेन हेस्टिंग अपने पद पर रहता है, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। फिर इसके बाद कॉर्नवालिस आता है 1786 से लेकर 1793 तक, ये गद्दी पर बैठता है, ये 1700 में, ठीक है? जॉन शोर आता है 1793 से लेकर 1798 तक गद्दी पर बैठता है। वेलेज़ली आता है, वेलेज़ली, लॉर्ड वेलेज़ली, ये 1798 से लेकर 1805 तक गद्दी पर बैठता है। जॉर्ज बार्लो आता है 1805 से लेकर 1807 तक गद्दी पर बैठता है और मिंटो, लॉर्ड मिंटो 1807 से लेकर 1813 तक गद्दी पर बैठता है। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग आता है, लॉर्ड हेस्टिंग अपनी गद्दी पर रहता है 1813 से लेकर 1823 तक, लगभग 10 साल। इसके बाद एमहर्ट को आप याद रखोगे, 1823 से लेकर 1828 तक अपनी गद्दी पर बैठता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, चूंकि यही आगे चल के भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, ठीक है? तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं। इनको एक-एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उठाओ वॉरेन हेस्टिंग को, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक? वॉरेन हेस्टिंग 1774 से लेकर 1785 तक गद्दी पर रहेगा और इसके समय में क्या-क्या परिवर्तन हुए, इसके बारे में आइए जानते हैं। दरअसल ये जो बंगाल है, वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है, ठीक है? इसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। इसने किया क्या-क्या? दरअसल इसने
1772 में 1772 में हेस्टिंग ने राजस्व बोर्ड का गठन किया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। राजस्व बोर्ड का क्या किया? गठन किया। 1772 में राजस्व बोर्ड का गठन करने वाला कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और इसने साथ ही साथ राजस्व बोर्ड का गठन किया तथा कोष को, कोष मतलब खजाने को, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया। मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? कलकत्ता। मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में इसने राजकीय कोष को स्थानांतरित स्थानांतरित कर दिया। ठीक। राजकीय कोष वहां से यहाँ, चूंकि वहां हो सकता है इसको कुछ अनहोनी घटना, अप्रत्याशित घटना की जानकारी मिली हो, या फिर कलकत्ता से, ये बंगाल से, कलकत्ता से सारा का सारा मैटर ऑपरेट करते थे, तो इनको राजकोष की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती होगी, तो इसलिए इन्होंने मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर लिया। इसके बाद वारेन हेस्टिंग ने भूमि सुधार पर भी कई सारे काम किए। तो भूमि सुधार पर किए गए काम, इनको देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या काम किए थे। 1772 में इन्होंने पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना शुरू की, और 1777 में इन्होंने, यानी कि वारेन हेस्टिंग ने, एक वर्षीय योजना शुरू की। ये क्या है योजना? एक वर्षीय योजना शुरू की। ये योजना है क्या? दरअसल ये भू राजस्व भू राजस्व बंदोबस्त था। बंदोबस्त। ठीक है, याद रखिएगा। भू राजस्व बंदोबस्त किया गया था। पंचवर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त कब किया गया था, अस्तित्व में लाया गया था? वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में। और इसके बाद 1777 में एक वर्षीय भू राजस्व का बंदोबस्त किया गया। इसके बाद 1774 में एक नया काम वारेन हेस्टिंग ने ये किया कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का गठन करने की बात की गई थी, उसका गठन 1774 में कलकत्ता में किया। कलकत्ता में। अगर मैं भारत की बात करूं तो ये रहा इंडिया, और ये पूर्व में है कलकत्ता। ठीक है। कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई? स्थापना की गई। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, इसमें कई सारे न्यायाधीश थे, जैसे एक था एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे ये अध्यक्ष था। और इसमें तीन अन्य न्यायाधीश थे, जिसका एक का नाम था चैम्बर्स, एक का नाम था ली मैस्टर, और एक का नाम था व्हाइट। ठीक है। और एक का नाम क्या था? एक का नाम था व्हाइट। तो ये आप नाम याद रखो। और ये भारत में, यानी कि इसने हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान आया था वो तो रेगुलेटिंग एक्ट में ही आया था, लेकिन इसने सुप्रीम कोर्ट का गठन करने का एक भरसक प्रयास किया था। इसी वजह से वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ये बनता है हेस्टिंग। ठीक है। हाँ, वारेन हेस्टिंग। ठीक है। इसके समय में और क्या-क्या घटनाएँ हुई, आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं। इसके समय में 2 बड़ी संधियाँ हुई थी। इन संधियों को आप याद रखोगे। कौन-कौन सी संधियाँ हुई थी? एक तो संधि हुई थी बनारस की संधि, बनारस की संधि। और एक दूसरी संधि और याद रखो, उत्तर प्रदेश में ही हुई थी वो, फैजाबाद की संधि। ठीक है, यूपी से ही संबंधित है। बनारस की संधि, आप जब उत्तर प्रदेश का मैप देखोगे, तो सपोज़ करो ये उत्तर प्रदेश है, प्रयागराज, गाज़ीपुर के आस-पास का क्षेत्र बनारस कहलाता है। ये है बनारस। और इस बनारस की संधि में हुआ क्या था? दरअसल अवध का नवाब था उस समय, जो अवध का नवाब था, वो था शुजाउद्दौला। इसका नाम था शुजाउद्दौला। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1774 में रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। ठीक है। चूँकि इसमें अंग्रेज़ों ने स्वीकृति दे दी थी कि आप रुहेलखंड पर आक्रमण कर सकते हो, तो शुजाउद्दौला ने रुहेलखंड पर आक्रमण किया। दरअसल रुहेलखंड के जो बंगस पठान थे, वो आए दिन अवध की सीमाओं पर हमला किया करते थे। तो इससे इनसे निजात पाने के लिए शुजाउद्दौला ने रुहेलखंड पर अधिकार किया और उसे क्षेत्र में अपने कब्जा कर लिया। ठीक है। इसके बाद एक फैजाबाद की संधि होती है। ये जो बनारस की संधि थी, वो 1773 में होती है, याद रखिएगा। और 74 में जैसे ही संधि हुई, तो अवध के नवाब को अनुमति मिल गई थी कि आप रुहेलखंड पर आदेश कर सकते हो, तो ठीक अगले वर्ष उसने रुहेलखंड पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। ठीक उसके 1 साल बाद 1775 में फैजाबाद की संधि होती है। फैजाबाद की संधि में क्या हुआ? फैजाबाद की संधि में दरअसल जो अवध की बेगम थी, अवध की
बेगम, ठीक है? अ, अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की बात की गई कि संपत्ति की सुरक्षा। अवध की बेगमों के नाम मिलते हैं जैसे बुर्रा बेगम, है ना? ये मैंने आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास में पढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हो। तो अवध की बेगमों की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। सुरक्षा की गारंटी दी गई कि भाई अंग्रेज अवध की बेगमों की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करेंगे। और यही संधि थी, इसी संधि के द्वारा याद रखिएगा इसको, बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार की गई थी। अंग्रेजी सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया था, ठीक है? स्वीकार किया गया था। तो ये बात आप याद रखिएगा। हाँ, इसके समय में 2 संधियाँ, सबसे पहली बनारस की संधि 1773 में होती है, जिसमें अवध के नवाब को रुहेलखंड पर आक्रमण करने की अनुमति मिल जाती है, लिहाजा वो ठीक अगले वर्ष 1774 में रुहेलखंड पर आक्रमण कर देता है, बंगश पठानों को हरा देता है। फैजाबाद की संधि उसके ठीक 1 साल बाद हुई 1775 में। अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी अंग्रेजों ने दी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, बाद में इन्होंने संधि तोड़ दी थी, ठीक है? और इसी संधि के द्वारा बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपसे। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस संधि के द्वारा बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया था, ठीक है? तो फैजाबाद की संधि। अच्छा, कार्यकाल इसी का चल रहा था वॉरेन हेस्टिंग का। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1774 से लेकर 1785 तक है और इसी दौरान कई सारी और घटनाएँ घटेंगी। जैसे आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं। इंक का कलर बदल देते हैं ताकि थोड़ा-सा अलग कलर आप महसूस कर पाएँ। तो इसी दौरान कुछ और घटनाएँ घटीं जैसे एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, ठीक है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। ये कब की गई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना? ये की गई थी 1784 में। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी किसने थी? तो याद रखिएगा ये की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स। ये हमारा जो आप बंगाल देख रहे हो, इसी बंगाल में 1784 में बंगाल में एक जगह है कोलकाता, ठीक है? कलकत्ता। तो इसी कलकत्ता नामक स्थान पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है कलकत्ता में। तो ये लोकेशन भी आपसे पूछी जाती है, इसलिए याद रखो। करी किसने थी? करी थी सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स, ठीक है? हाँ, इन्होंने इसकी स्थापना की। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी के कई सारे कार्य हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी के नेतृत्व में श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया। अंग्रेजी में क्या किया गया? हाँ, अनुवाद कराया गया। ये जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था आपसे पूछा जाता है। तो एक नाम याद रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस विल्किंस के द्वारा, ठीक है? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया। और एक और पुस्तक थी जिसका नाम था हितोपदेश। दूसरी पुस्तक थी हितोपदेश, उसका भी अनुवाद कराया गया था। तो खैर वो एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, आप इसको इंपॉर्टेंट याद रखिए, ठीक है? इसके बाद और क्या-क्या हुआ? इस वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में कलकत्ता में कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना की गई। सरकारी टकसाल की स्थापना की गई। और क्या हुआ इसके समय में? 1781 में ये भारत है, ठीक? और ये पूर्वी क्षेत्र बंगाल। हुआ क्या कि 1781 में भारत का पहला मदरसा स्थापित हुआ था। भारत का पहला मदरसा की स्थापना कहाँ हुई? इसी बंगाल में हुई थी। और इसी बंगाल में मतलब इसी बंगाल में हुई थी कोलकाता में। तो याद रखिएगा ये लोकेशंस पूछी जाती हैं आपसे, ठीक है? कब हुई थी? 1781 में भारत का पहला मदरसा कोलकाता में स्थापित हुआ था। इसके बाद और क्या-क्या हुआ इसके शासनकाल में? इसके शासनकाल में जो देसी रियासतें थीं, देशी रियासतों देशी रियासतों के लिए सुरक्षा घेरे की नीति सुरक्षा घेरे की नीति को अपनाया गया। ये नीति क्या है? इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जब हम लोग भारत के जो ये रियासतें हैं, उनके बारे में पढ़ रहे होंगे अलग से। तो सुरक्षा घेरे की नीति को अपनाया गया था रियासतों को
सेफ्टी देने के लिए, ठीक है? ताकि रियासतें विद्रोह ना करें। और क्या हुआ? इसके समय में पहला आंग्ल-मराठा आंग्ल-मराठा वार हुआ था, आंग्ल-मराठा युद्ध हुआ था। ये हुआ कब था? आंग्ल-मराठा हाँ, युद्ध हुआ था। कब हुआ था ये आंग्ल-मराठा युद्ध? दरअसल ये जो आंग्ल-मराठा युद्ध हुआ था पहला, ये 1775 से लेकर 1782 तक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहला जो आंग्ल-मराठा युद्ध हुआ था, ये किसके समय में हुआ था? यही है वॉरेन हेस्टिंग। और इसी के समय में द्वितीय द्वितीय आंग्ल-मैसूर वार हुआ था। आंग्ल-मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है? ये कब से कब तक हुआ था? 1780 से लेकर 1784 तक, द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध हुआ था। इसके समय में एक सबसे जघन्य अपराध ये हुआ था कि एक शख्स था नंद कुमार केस, सबसे जघन्य अपराध हुआ इससे। दरअसल नंद कुमार एक शख्स था, नंद कुमार, और इस नंद कुमार पर अभियोग चलाया गया था, मुकदमा डाल दिया गया था। बात है 1900 सॉरी बात है लगभग 1775 की, ठीक है? और इसी नंद कुमार पर झूठा केस बनाया गया, झूठा केस बनाया गया। क्या केस था? आइए देखते हैं। ये रहा बंगाल, और बंगाल में एक जगह है मुर्शिदाबाद। दरअसल ये जो नंद कुमार है, ये मुर्शिदाबाद का पूर्व दीवान था। ये पूर्व दीवान था और इसने मीर जाफर इसने वॉरेन हेस्टिंग पर आरोप लगाया, वॉरेन हेस्टिंग पर आरोप लगाया था कि जो मीर जाफर की विधवा है मुन्नी बेगम से वॉरेन हेस्टिंग ने 3.5 लाख रुपए लिए हैं। लेकिन उस समय जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज था, उसका नाम था एलिजाह इम्पे, और यही बंगाल है, ठीक है? यहीं पर बंगाल में सुप्रीम कोर्ट थी, स्थापना तो हो ही चुकी थी 1774 में। और इसका जो जज था, मुख्य न्यायाधीश, उसका नाम था एलिजाह इम्पे, ठीक है? लिहाजा एलिजाह इम्पे ने क्या किया? एलिजाह इम्पे को वारेन हेस्टिंग ने घूस देकर अपनी तरफ मिला लिया, और जब ये केस चल रहा था तो उल्टा ये जो नंद कुमार था इसी को फंसा दिया गया, ठीक है? और इस प्रकार उसे नंद कुमार के द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत सिद्ध किया गया, और नंद कुमार को ही फंसा के इस एलिजाह इम्पे की मदद से नंद कुमार को फांसी दे दी गई। और इस घटना को कहा जाता है न्यायिक हत्या। तो ये एक तरह से वारेन हेस्टिंग के चरित्र पर या वारेन हेस्टिंग के पूरे कार्यकाल पर एक कलंक के तौर पर देखा जाता है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है? हाँ, न्यायिक हत्या किसके समय में ये घटना घटी थी? वॉरेन हेस्टिंग के समय में। तो अब आ जाइए वॉरेन हेस्टिंग से, जब ये वॉरेन हेस्टिंग वापस जाता है अपने यहाँ, तो इसके ऊपर ये एकमात्र ऐसा गवर्नर था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग एकमात्र एकमात्र गवर्नर था जिस पर जिस पर महाभियोग चलाया गया था, ठीक है? याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि महाभियोग चलाया किसने था? तो एक शख्स था जिसका नाम था बर्क महोदय, उन्होंने चलाया था। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग शीघ्र ही अपने आरोपों से बरी हो जाता है, आरोपों से बरी हो जाता है, ठीक है? इस अच्छा, बर्क महोदय ने इसको कई सारे नामों से संबोधित किया था, जैसे वॉरेन हेस्टिंग के लिए कहा था वॉरेन हेस्टिंग के लिए वॉरेन हेस्टिंग के लिए बर्क महोदय ने क्या कहा था? बर्क महोदय ने कहा था कि यह चूहा और नेवला है। उसने कहा था कि एक झूठा बैलों का ठेकेदार है। ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वॉरेन हेस्टिंग को। इसे कहा जाता है अन्याय का मुखिया, ठीक है? इसे अन्याय का मुखिया कहा जाता है, तो याद रखिएगा। हाँ, बर्क महोदय ने वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ कई सारे शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार, और अन्याय का मुखिया। ये सारे के सारे वॉरेन हेस्टिंग के लिए शब्दों का प्रयोग किया है बर्क महोदय ने, और बर्क महोदय ने ही इसके खिलाफ महाभियोग चलवाया था। लेकिन शीघ्र ही ये आरोपों से बरी हो गया था, ठीक है? हाँ, तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा, इन सब को आप एक बार नहीं 2 बार देखो, और इन सबको अपने हाथ से इनके नोट्स बनाइए। और मैं जितना भी कुछ यहाँ पर आपको बताऊँगा, उससे बाहर एग्ज़ाम में आप कोई भी परीक्षा दीजिए, उससे बाहर परीक्षाओं में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? हाँ, तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।